व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अभिमन्यु। वेलकम टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है फुल एंड फाइनल वीडियो होने वाला है। कार्यपालिका का जो चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का, उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपका मैं पूरा का पूरा कवर करा दूंगा सो दैट ज्यादा वीडियो लंबे भी ना हो। ओके। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो। और हाँ, एक चीज और, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करो। जो आप लोगों को समझ में आ जाता है वही कॉन्सेप्ट जो है आप अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे समझाते हो अपने दोस्तों को एज अ टीचर, तो याद रखिए, जब आप समझाएंगे ना, तो पहले समझाने से पहले आपको खुद को बड़े अच्छे से आना चाहिए था। ठीक है। और जब आप समझाने की रुचि रखेंगे, एक इंटरेस्ट रखेंगे कि दूसरों को समझाना है मुझे, उसके सामने मेरी इंसल्ट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, इससे बेटर ये कि पहले आप अपने खुद को पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिए सो दैट आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। राइट। सो इसलिए बोलता हूँ ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने दोस्तों को भी समझाइए। एक तो फ्री फ्री का वो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें ज्ञान दोगे। पता है ना, ज्ञान जो है दो का चार होता है, दो का एक कभी नहीं होता है। ये सुपर 30 मूवी है ना, उसके अंदर ये डायलॉग भी मारा गया है। ठीक है। ऋतिक रोशन के जो पिताजी होते हैं, हीरो के जो पिता होते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। ओके। सबसे पहले जरा नजर डाल देते हैं अपने इंडेक्स के ऊपर। सो इंडेक्स के अंदर हमने देखा था कि यहाँ तक हमने पूरा कवर अप कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे। ओके। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट कर ही देते हैं अब। ठीक है, कर दें। चलो ठीक है, कर देते हैं। जरा जी, मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल बोल लीजिए। हालांकि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे अभी स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या रोल रहता है, क्या करते हैं ये लोग, कैसे बनते हैं ये लोग, सभी चीजें जानेंगे एक एक करके। कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। राइट। चलो देखते हैं। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राइट। सही बात है। लोकसभा के अंदर जिसके पास भी बहुमत होगा वही जो है प्रधानमंत्री बनता है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के पास बहुमत है, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री चुन लिया। राइट। एक और चीज आपसे मुझे पूछना था। मान लो कि लोकसभा के अंदर बीजेपी की बहुमत है, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं राज्यसभा में से किसी एक मेंबर को जो कि बीजेपी का ही मेंबर है। क्या वो मेंबर जो राज्यसभा में है वो प्रधानमंत्री बन सकता है? आप जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है। बट हाँ, क्वेश्चन के साथ बताइएगा कि ऐसा सवाल पूछा था तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर आप मान लो कि मंत्री हो और आप संसद का सदस्य नहीं हो, तो टेंशन मत लीजिए, वो मंत्री आप ख्यालों ख्यालों में रहोगे फिर। ठीक है। एक्चुअल में फिर आप मंत्री नहीं रह कहलाओगे। ओके। जब भी प्रधानमंत्री नहीं कहलाओगे। हालांकि जब आप प्रधानमंत्री या मंत्री होते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको संसद के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित होना पड़ता है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है मैंने कि फॉर एग्जाम्पल बीजेपी जो है बहुमत में है, ठीक है, और मैं बीजेपी का मतलब बहुत ही खास बंदा हूँ मान लेते हैं। ठीक है। बस एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, खास बंदा हूँ। अब होता क्या है कि मैंने सबको कन्विंस कर लिया कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करवा दो। हालांकि मैं अभी सांसद सांसद नहीं हूँ, मतलब संसद के अंदर मैं मेंबर नहीं हूँ। राइट। बट मैंने बीजेपी के जो पूरे लीडर्स है सबको प्रभावित कर रखा है। ठीक है। अब वो लोग कहते हैं कि ठीक है आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अब मैं यहाँ पर बिना इलेक्शन लड़े ना कुछ करा ना कुछ, सीधा प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। तो उससे होगा क्या कि संविधान के अंदर एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन होता है कि बिना मतलब चुनाव लड़े आप प्रधानमंत्री बनने हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका कि इलेक्शन लड़ो और जीतो और आओ। मतलब 6 महीने का टाइम टाइम जो है आप लोगों को दिया जाएगा कि आप जो है इलेक्शन करके चुनाव में जीत करके आ जाए। अगर आप चुनाव में हार जाते हैं तो ऑब्वियस है जो बीजेपी है उसको दूसरा कोई प्रधानमंत्री ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप तो फिर गए। ठीक है। ये इसका सिंपल सा मतलब है। हालांकि ये सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता है, ये मंत्री के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे अब देखते हैं। प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देता है,
तो ये माना जाता है कि पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल है वो पूरी की पूरी भंग हो गई है। क्या हो गई है? भंग। भंग का मतलब समझते हो? मतलब कि नष्ट हो गई है, मतलब कि जितने भी प्रधानमंत्री के नीचे चले चपाटे थे सबके सब गए, सबकी पोस्ट गई, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का काम करता है, मतलब कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो जो क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा, तो एक मैसेंजर की तरह जो है प्रधानमंत्री अपना रोल प्ले करता है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री विदेश नीति और विदेश संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बाहर देशों के अंदर जो है दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं। कौन घूमता है ज्यादा से ज्यादा? प्रधानमंत्री मोदी जी। समझ रहे हैं? तो यही चीजें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोल ही यही है कि वो विदेश नीति के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपना बल डाले, इंटरनेशनल रिलेशन जो है अपने अच्छे से मजबूत बनाए। राइट। चलिए अब आपका अगला देखते हैं। हाँ, एक और चीज है कि मैंने तो एक सेंट्रल लेवल पे आपका कार्यपालिका का बता दिया। ठीक है, मतलब कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका कौन होगी वो बता दिया, मतलब प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के नीचे 6 चपाटे होंगे उसके। ठीक है, मंत्री परिषद वाले वही हो गए। अब हम यहाँ बात करेंगे कि राज्यों के अंदर कार्यपालिका का क्या मतलब होता है। राज्यों के अंदर कार्यपालिका क्या होता है वो देख लीजिए जरा। राज्यों में एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल एक तरफ से राष्ट्रपति की तरह है, जो कि राज्य लेवल पर है। ठीक है, जो जो काम राष्ट्रपति करता है ना पूरे केंद्र स्तर पर पूरे राष्ट्र के लिए, वैसे ही जो है राज्यपाल एक कह सकते हैं स्टेट लेवल पे करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है ना सबको 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 शपथ दिलाता है, ऐसे ही राज्यपाल जो है सीएम को शपथ दिलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बनता भी है कि सीएम को शपथ जो है कौन दिलाता है, मुख्यमंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक चीज और सुन लीजिए, न्यूज में अक्सर ये चलता भी रहता है कि राज्यपाल की वजह से जो है सीएम और राज्यपाल के बीच में लड़ाई चल रही है। जैसे कि दिल्ली सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार, अनिल बैजल थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अरविंद केजरीवाल, दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि जो राज्यपाल अनिल बैजल हैं वो केंद्र सरकार मतलब मोदी जी के एक तरफ से पपेट के रूप में है, एक तरफ से उनके ही द्वारा जो है बैठाया गया वो बंदा है। अब वो बंदा जो है मतलब अनिल बैजल, वो यहाँ पर दिल्ली के सरकार के अंदर इंटरफेयर करता है। फॉर एग्जांपल दोनों की सहमति चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, राज्यपाल जो है हमेशा मना कर देता है कि ये नहीं है वो नहीं, कुछ कुछ कमियां निकाल करके। सो ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल गलत है या फिर अरविंद केजरीवाल गलत है। मैं ये बस कह रहा हूँ कि दोनों की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता है, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। इसीलिए जो दिल्ली सरकार बार बार बोलती है कि हमें पूरी पावर्स दीजिए, इनफैक्ट राज्यपाल से भी ज्यादा पावर दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो हर पूरे इंडिया में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों के अंदर राज्यपाल मिलेंगे आपको। ओके, और हाँ एक और चीज बता दो, यूनियन टेरिटरी होती है ना, केंद्र शासित प्रदेश, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? उपराज्यपाल। और वही उपराज्यपाल को इंग्लिश में कहते हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यपाल को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। ओके, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत या नियुक्त किए जाते हैं। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। जैसे लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री, अगर मान लो लोकसभा के अंदर जिसका बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे ही विधानसभा में जिसका बहुमत होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये यहाँ पर सिंपल सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे देखते हैं। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे जैसे केंद्र सरकार के केंद्र स्तर पर जैसे प्रधानमंत्री काम करता है ना पूरे राष्ट्र के लिए, वैसे ही जो है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री काम करता है अपने राज्य के विकास या विकास से रिलेटेड करने के लिए। ओके, सो ये यहाँ तक क्लियर है। राज्य में कार्यपालिका का क्या मतलब है? सीएम और उसके नीचे चले जाए पार्टे। केंद्र स्तर पर सीएम, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का होने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री और उसके नीचे चले जाए पार्टे। ओके, चलिए अब आपका आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, हाँ अब एक यहाँ पर बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं उत्तरदायित्व के आधार पर जो है कार्यपालिका का विभाजन होना। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तरदायित्व के आधार पर कार्यपालिका का विभाजन। यहाँ पर जरा मेन चीज जरा गौर कीजिएगा, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। एक होती है गैर राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका।
ये हालांकि एक दूसरे से मतलब करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछेगा कि स्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल्स दो या फिर अस्थायी कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है ये बताइए। ऐसे ऐसे सवाल जो है ये लोग पूछते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर सारे सवालों का हल दिया गया है, डोंट वरी। ओके, देखिए क्या लिखा है इसमें। स्थायी कार्यपालिका को ही जो है हम लोग गैर कार्यपालिका जो है, गैर राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और जो अस्थायी कार्यपालिका है उसको हम राजनीतिक कार्यपालिका जो है हम लोग कहते हैं। अब देखिए क्या है इसका मतलब, एक एग्जाम्पल दूंगा उसी से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। देखिए अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी का मतलब कि जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, उनका जो टेन्योर ऑफ फिक्स नहीं है, मतलब कभी भी निकल लेंगे ऐसा कुछ है। और राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब जो कि राजनीति के माध्यम से, मतलब इलेक्शन लड़ करके वो लोग कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं, मतलब सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, कार्यपालिका का सॉरी इलेक्शन लड़ करके वो कार्यपालिका का जो है सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। इसी को जो है हम अस्थायी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स तक जो है वो लोग रह सकते हैं, राइट। बट जहां मैं बात करूँ स्थायी कार्यपालिका की या फिर गैर राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें क्या होता है, स्थायी का मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है आईएएस आईपीएस सुने ना, यूपीएससी वाला जो पेपर निकलवाते हैं, आईएएस हो गए आईपीएस हो गए, ये लोग सरकार का अंग तो होते हैं, लेकिन ये लोग इलेक्शन के माध्यम से नहीं चुने जाते, ये लोगों को एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और फिर जाकर के ये लोग सरकार का जो है हिस्सा बनते हैं, राइट। आप लोगों ने सुना भी होगा यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में। तो इसीलिए जो है इन लोगों को स्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। स्थायी किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इनका एक फिक्स टेन्योर होता है कि 65 साल तक जो है ये लोग अपने रिटायरमेंट का जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये जो है कार्यपालिका का अंग रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि अगर इनके ऊपर कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट या कुछ अलग ही प्रकार का कुछ चल रहा है, इन लोगों को एक्चुअली में सिर्फ जो न्यायाधीश होते हैं ना, जजेस, वही निकाल सकते हैं, वरना कोई निकाल नहीं सकता इन लोगों को। इवन सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, सरकार सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए जो है आईएएस आईपीएस इन जैसे लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों एक बार चुन लिए गए तो पूरा जिंदगी भर समझ लो ये कार्यपालिका का अंग हो जाएंगे, सरकार का अंग हो जाते हैं। और इनको इसीलिए गैर राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि ये लोग राजनीति के माध्यम से या फिर इलेक्शन के माध्यम से चुन करके नहीं आते, ये लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, इस माध्यम से आते हैं, इसलिए ये लोग गैर या फिर अराजनीतिक कार्यपालिका भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, सो ये समझ आ गया। अब देख लीजिए मैंने लिख भी रखा है अंदर कि हाँ आईएएस आईपीएस वालों का क्या है कि यह नौकरशाही कहलाती है, ठीक है। इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है। और यहाँ पर राजनीति वाला क्या है, जो राजनेता लोग इलेक्शन लड़ करके चुन करके आते हैं, उनका क्या है कि इनका जो है राजनीति से संबंध होता है। और इनका जो चयन है वो अखिल भारतीय सेवा या फिर प्रांतीय सेवा, मतलब यूपीएससी या फिर जो स्टेट लेवल पे पीसीएस होता है उनके माध्यम से इनका चयन होता है, या फिर चुनाव होता है, चुनाव सॉरी बोल रहा हूँ, सिलेक्शन होता है एक तरफ से, ठीक है। और इनका क्या होता है कि ये जनता के द्वारा जो है चुन करके जाते हैं। ओके, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा ही जो है जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। और इनका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब 5 साल है, 5 साल के बीच में पता नहीं कभी कभी क्या होता है कि सरकार गिर गई तो हट गए, 2 साल में गिर गई, 6 महीने में गिर गए, 4 महीने में गिर गई। तो ये क्या होता है, ये अस्थायी होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है ये लोग, तो ज्यादा देर खुशी नहीं मना सकते, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं जरा।